नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एचपी पाठशाला पर। हम सभी लोग फसल विज्ञान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉप गन्ना को पढ़ रहे हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम सैकेरम ऑफिसिनेरम है। तो हालांकि हम लोगों ने इसकी 2 क्लासेस कर ली है और यह एक आज अंतिम क्लास होगी इसकी। तो पहले फटाफट चीज़ों का रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं थोड़ा जो भी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण किस्म वगैरह बची हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। तो पहले इसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जैसे कि गन्ने के कुल की बात करें तो ग्रैमिनी कुल है और विश्व में ब्राज़ील गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। भारत में गन्ना के उत्पादन के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश का बजट पेश हुआ है उसमें भी इस चीज़ को लेकर के उल्लेख किया गया है। और महाराष्ट्र का दूसरा स्थान है। वहीं गन्ने की उत्पादकता की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु राज्य का प्रथम स्थान। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, जबकि शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर में स्थित है। तो अब इसके वर्गीकरण दोस्तों इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वर्गीकरण से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन आप लोग याद रखिए। सैकेरम ऑफिसिनेरम की बात करें तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या करीब 80 होती है। इसकी उत्पत्ति न्यूगिनी मानी जाती है। नोबेल कैन इसे कहा जाता है और नोबेल कैन को टी.एस. वेंकटरमन के द्वारा विकसित किया गया, इसलिए इसे शुगर कैन विजार्ड के नाम से भी प्रसिद्ध है। सैकेरम बारबेरी जो भारतीय गन्ना कहलाता है। सैकेरम साइनेंसिस किसे कहा जाता है? चाइनीज गन्ने को कहा जाता है। जबकि इसकी अगर हम कुछ जंगली प्रजातियों की बात करें तो आमतौर पर सैकेरम स्पॉन्टेनियम और सैकेरम रोबस्टम। गन्ने में करी जाने वाली कुछ प्रमुख क्रियाएं, अंधी गुड़ाई जो है ब्लाइंड होइंग आमतौर पर गन्ने और आलू की फसल में की जाती है। इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। मिट्टी चढ़ाना जुलाई अगस्त में की जाती है, जबकि टाइंग आमतौर पर 10 से 15 पौधों को आपस में बांधना किया जाता है। इसकी सिंचाई की प्रमुख 4 अवस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मिनेशन फेज 0 से 60 दिनों का रहता है। फॉर्मेटिव स्टेज 60 से 130 दिनों का रहता है। और ग्रांड फेज अवस्था 130 से 250, जबकि मेच्योरिटी फेज 250 से 350 दिन के आसपास रहती है। और कुछ ये दोस्तों ये TSS याद रखिए इसका 16 से 18 डिग्री और इसका कटाई 0.9 से लेकर के 1 वृक्ष अनुपात तक रहनी चाहिए। आमतौर पर गन्ने को हालिन जल्दी परिपक्व करने के लिए ग्लाइसोफेन या फिर एथेफोन का इस्तेमाल किया जाता है। और जब धात्विक आवाज़ आने लगे तब गन्ने की कटाई करी जानी चाहिए। मोलेसेस का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो क्षारीय भूमि के सुधार के लिए किया जाता है या पूछा जाता है, इसको याद रखिए आप लोग। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अंगाला को पौष्टिक चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मोटा गन्ना भारतवर्ष की उत्पत्ति मानी जाती है और आमतौर पर बाकी हम सभी लोग पढ़ ही चुके हैं। खैर, तो इसको फटाफट मैं इसके अंतर्गत भी बहुत सारी जो जरूरी चीज़ें हैं उसको बता देता हूँ। जैसे गन्ना उष्णकटिबंधीय देशों में आमतौर पर पाया जाता है। संकरणों से उन्हें अधिक उपज, अधिक शर्करा वगैरह, इसके लिए आप पूर्व के लेक्चर को पढ़ लीजिए। घास कुल से संबंधित है। वन सैकेरम है और आमतौर पर इसमें 5 जातियाँ हैं: एफिसिनेरम, स्पॉन्टेनियम, बारबेरी, साइनेंसिस, रोबस्टम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और वंश है, इसमें चीनी नहीं बनती। तो पूछा जा सकता है किसमें चीनी नहीं बनती? किसमें चीनी नहीं बनती? एरियंथस, स्कैलरोटेकिया, नारेगा। इसमें क्या होती है दोस्तों? इसमें चीनी नहीं बनती। एरियंथस, स्कैलरोटेकिया, नारेगा, इसमें चीनी नहीं बनती। ये देखिए गुणसूत्रों की भी बात की थी हमने। ऑफिसिनेरम में आमतौर पर 80 गुणसूत्र होते हैं। बारबेरी में 82, कैसे याद भी रखना इसको भी हमने बताया था। और साइनम में 2n बराबर 124, स्पॉन्टेनियम में 2n बराबर 54 या फिर 56.60 रहती है। गन्ने के टुकड़ा जो बीज बोए जाते हैं, प्राथमिक जड़ें निकलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सेट रूट कहा जाता है। गन्ने के तने के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? वर्धन शिखा कहा जाता है। गन्ने के तने का जो ऊपरी भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? वर्धन शिखा कहा जाता है। पुष्पगुच्छा निकलने को क्या कहा जाता है? एरोइंग कहा जाता है। और यह परिपक्वता का प्रतीक है। जब यह पुष्पक्रम गन्ना निकले तो समझा जाना चाहिए कि गन्ना की कटाई योग्य हो गया। और इसके पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है? एरो या फिर ओपन पेनिकल का भी कहा जाता है। जिस मृदा में फास्फोरस और कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है वहाँ पर क्या होती है? उसमें जो गन्ना का फसल होता है उसमें रस की मात्रा ठीक ठाक पाई जाती है। और यह भी बिंदु इंपॉर्टेंट है। गन्ने की बुआई के लिए 23 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। इसकी फसलों को जो इसकी किस्में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे परीक्षणों से पता चलता है कि शरदकालीन गन्ना की उपज बसंतकालीन गन्ने की उपज से आमतौर पर 20 से 25% अधिक उपज देती है। वर्षाकालीन फसल की बुआई आमतौर पर जून जुलाई में करते हैं। भारत में दक्षिणी प्रांत में अधिशाली के रूप में इसको जाना जाता है। यह फसल खेत में पकने के लिए अमूमन 18 से 24 महीने का समय लेती है। वहीं भारत में गन्ने को वर्ष में 3 बार बुआई की जाती है। कौन कौन सी? मुख्य फसल, अधिशाली फसल और अगेती फसल।
ये पहली, दूसरी, तीसरी मुख्य फसल की अगर हम बात करें, आमतौर पर दिसंबर से फरवरी तक उगाई जाती है और यह एक वर्ष में तैयार हो जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एकसाली कहा जाता है। अर्धसाली आमतौर पर 18 महीनों में काटी जाती है और जबकि इसकी बुआई अर्धसाली की जुलाई अगस्त में की जाती है। तमिलनाडु में एक फसल को अगस्त सितंबर में बोया जाता है और उसे विशेष मौसम की फसल कहा जाता है। अगेती फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। आ से आपका अगेती हो गया और आ से अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। आमतौर पर 15 से 16 महीनों में पक करके यह तैयार हो जाती है। गन्ने की फसल को वानस्पतिक प्रजनन विधि द्वारा बोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हार्मोन जो होते हैं वो ऊपर से नीचे की ओर गति करते हैं, इसलिए नीचे की आंखों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गन्ने की काटने वाली हंसिया को पोटेशियम परमैंगनेट घोल में डुबाते हैं, जिससे क्या होता है, इससे लाभ होता है कि कीटाणुओं का प्रकोप गन्ने पर नहीं होता। तो किसमें डुबाया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में इसको डुबाया जाता है। बीज बोने से पहले कवक से बचाने के लिए एगलाल या फिर एरेटान रसायनों का प्रयोग किया जाता है। रायुनगन विधि सर्वप्रथम भारत में सन 1968 में IISR के द्वारा अपनाया गया। इस विधि में बुआई के लिए 4 से 6 सप्ताह पहले गन्ने के ऊपरी भाग को अगोला काट लेते हैं और गन्ने में स्प्राउटिंग विधि से बुआई जावा तथा क्यूबा में की जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। गन्ने में जो स्प्राउटिंग विधि से बुआई करी जाती है, कहाँ करी जाती है, जावा तथा क्यूबा में प्रयोग की जाती है। और तेज ब्लॉक मेथड गन्ने की करते हैं। तेज ब्लॉक मेथड होता है उसका इस्तेमाल किस फसल में किया जाता है, तो उसका इस्तेमाल गन्ने की बुआई के लिए किया जाता है। गन्ना की कलिका विधि से बुआई खोज कर संस्थान नैनी इलाहाबाद से विकसित की गई। दक्षिण भारत में गन्ने की बुआई काली मृदा में गड्ढों में करते हैं। आमतौर पर तैयार गड्ढों में 5 गन्ने के टुकड़ों की बुआई करते हैं। ये कुछ जरूरी बिंदु है। लखनऊ विधि से गन्ना की बुआई करने पर खर्च अधिक पड़ता है, इसलिए इससे लाभ है कि गन्ना अधिक देर में लगाया जा सकता है। तो लखनऊ विधि से अगर आप बुआई कर रहे हैं तो गन्ने को उसके जो समय काल से अपेक्षाकृत हल्का देर में भी लगाया जा सकता है। गन्ने के ऊपरी तनों के टुकड़ों में अंकुरण इसलिए अच्छा होता है कि ऊपरी भाग में ग्लूकोज की मात्रा जो होती है अधिक होती है, जिससे अंकुरण के लिए तुरंत ऊर्जा मिल जाती है और अंकुरण क्या होता है दोस्तों, शीघ्र हो जाता है। गन्ने के जिस गन्ने में फूल आ गए होते हैं वह गन्ना बुआई के लिए प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि पित्त बन जाता है और पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, इसलिए इसकी बुआई नहीं करते हैं। गन्ने की देर से बुआई करने के लिए रेग्यून गनस लाभकारी होता है। ग्लूकोज व नमी की मात्रा अधिक होने से अंकुरण प्रतिशत सुधरता है। खनिज लवणों की प्रतिशत अधिक होने से अंकुरण प्रतिशत क्या होता है, गिरता है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र की बुआई के लिए आमतौर पर 35 से 40 हज़ार टुकड़े जिसमें 3 आँखें होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। 1 हेक्टेयर लगने वाले बीज का भार 60 से 70 या फिर 75 से 80 कुंटल प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। गन्ने के टुकड़ों को एरिटान से उपचारित करके बोने से अंकुरण क्या होता है, अच्छा होता है और कवक का भी प्रकोप नहीं होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज की हमारी क्लास यहाँ से आरंभ होगी। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा था उसको थोड़ा मोटा रिवीजन भी कर लिया ताकि आप लोग अपने आप को लेक्चर से जोड़ पाएँ। अब हम सभी लोग आगे बात करेंगे। तो 2 आँख वाले गन्ने के टुकड़ों की संख्या आमतौर पर 40 से 60 हज़ार होती है। ठीक है। गन्ने की फसल से जो बीज के लिए रखी गई है उसको बोने से 4 से 6 सप्ताह पूर्व ऊपर का अगोला क्या होता है, काट देते हैं। बचे हुए शेष भाग पर कलिका जो होती है फूट जाती है। बाद में इसी से तने को काटकर क्या होता है, बोया जाता है। यह विधि जावा देशों में अपनाई जाती है। खड़े खेत के गन्ने के अगोला के ऊपरी भाग को काट देते हैं। उससे बाद के तने पर कलियां का विकास विकसित आसानी से हो जाती हैं। इस अंकुरित भागों को काटकर टुकड़ों में तैयार कर लेते हैं और सावधानी से पंक्तियों में रिक्त स्थान पर बोया जाता है। इस प्रकार तैयार इस अंकुरित टुकड़ों को रियूनगनस कहते हैं। गन्ने को गिरने से बचाने के लिए कई पत्तियों को आपस में बांधा जाता है, जिससे गन्ना गिरने का भय नहीं रहता है। अच्छा, आगे हम लोग और भी पढ़ चुके हैं। हाँ, हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे बात करते हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक क्या था, यहाँ पर समाप्त हुआ था कि बसंतकालीन गन्ने में निम्नलिखित प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं। तो यहाँ से हम सभी लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। हम गन्ने में
खरपतवारों से 50% की हानि होती है। गन्ने की फसल में खरपतवारों से अमूमन हमें कितने प्रतिशत की हानि देखने को मिलती है? 50% की हानि हमें देखने को मिलती है। ब्यात अवस्था, टिलेरिंग स्टेज तक निराई गुड़ाई का कार्य संपन्न कर लिया जाता है। टिलेरिंग स्टेज तक जो भी निराई गुड़ाई के कार्य होते हैं क्या करते हैं, उनको संपन्न कर लिया जाता है, ठीक है। और बाद में करने पर छोटे कल्लों को क्या होती है दोस्तों, हानि होती है। वर्षा शुरू होने तक मिट्टी चढ़ाने का कार्य भी पूरा कर दिया जाना चाहिए, वरना क्या होगा, वो अगर मिट्टी टाइट नहीं होगी, भुरभुरी बनी रहेगी, तो वर्षा के जल से वो क्या होगी, उसका अपर्दन हो जाएगा। गन्ने में मिट्टी चढ़ाने का कार्य जो समतल विधि या नाली विधि गन्ना बोई गई हो उसमें मिट्टी चढ़ाने वाला कार्य अपनाते हैं। गन्ने में मिट्टी चढ़ाने वाला कार्य जुलाई तक पूरा किया जाना चाहिए। शरदकालीन गन्ने में 1 किलोग्राम 2.240 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुआई के अमूमन 30 से 35 दिन बाद जब खरपतवार 4 से 5 पत्ती के हो जाएं तो छिड़कने से अंधी गुड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। पूछा भी जाता है कि 240 का इस्तेमाल कितने दिनों बाद अमूमन करना चाहिए, तो गन्ने की करीब 30 से 35 दिन बाद जब फसल आप लगाएं उसके आसपास क्या होता है, 240 का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बसंतकालीन गन्ने में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 2 किलोग्राम सीमेजिन और बोने के बाद 5 से 10 अंकुरण के पहले 1000 लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़कते हैं। ये याद रखिए कि सीमाजिन का प्रयोग किस में किया जाता है, तो गन्ने की फसल में किया जाता है। पूछा जाता है सीमाजिन का छिड़काव करते समय खेत में नमी होना चाहिए। इन रसायनों का गन्ने की फसल पर कोई बुरा प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। तो आमतौर पर आपको क्या याद रखना है, इसमें यह याद रखना है कि सीमाजिन का प्रयोग किस फसल में किया जाता है, तो गन्ने की फसल में किया जाता है। बहुवर्षीय खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए डेल्पान 3 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कते हैं। किसको, तो जो गन्ने की फसल में इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुवर्षीय खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए डेल्पान 3 किलोग्राम 1000 लीटर पानी में मिला करके क्या किया जाता है, छिड़क दिया जाता है। अब हम सभी लोग कुछ गन्ने की किस्मों पर बात करते हैं, जो कि हमारी अंतिम टॉपिक होगा या इस फसल के अंतर्गत महत्वपूर्ण किस्मों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। वैसे यहाँ पर दी तो बहुत सारी किस्में हैं, पर उन सबको आपको याद नहीं करना है, जो ज़रूरी है सिर्फ उनको याद करेंगे। खैर आइए बात करते हैं। BO70 अंकुरण तथा दौजियों फूटना दोनों ही होते हैं। जो BO70 दी है इसमें अंकुरण तथा दौजियों फूटना क्या होता है, दोनों ही होती है। तो पूछा जा सकता है कि अंकुरण तथा दौजियों फूटना गन्ने की किस में होती है, किस किस्म में होता है, तो BO70 में होता है। ये आपको याद रखना है, BO70। गन्ना मोटा तथा सीधा लंबा होता है, रोगों की मध्य प्रतिरोधी क्षमता इसकी शर्करा 12 से 16% तक पाई जाती है। तो ये सब आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, बस इतना याद रखिए कि गन्ने की कौन सी एक ऐसी किस्म है जिसमें अंकुरण तथा दौजियों फूटना दोनों ही होता है, तो BO70 में होता है। COS 767 यह एक अगेती किस्म है। कौन सी गन्ने की एक अगेती किस्म का उदाहरण है, तो कोस 767। ये क्या है, गन्ने की एक अगेती किस्म का उदाहरण है। इसमें गन्ने का लाल तना रोग का प्रकोप नहीं होता है। तो क्या होता है, ये जो लाल तना रोग होता है उसके प्रति प्रतिरोधी होती है, तो इसको भी याद रखना है। कोज 46 COJ 46 इस किस्म की अंकुरण क्षमता बहुत अच्छी होती है, कल्ले अधिक निकलते हैं, फसल गिरती नहीं है। यह एक प्रकार की पछेती किस्म है। तो अभी हमने एक पढ़ा था जो COS कोस 767, ये क्या है, ये एक अगेती किस्म का उदाहरण है। ये एक अगेती किस्म है। और जो कोज 46 है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट किस्म है ये दोस्त, इसको याद रखें। कोज 46 ये पछेती किस्म का उदाहरण है। आमतौर पर अगेती के तो कई किताबों में दी हुई हैं, तो पछेती किस्मों का आप याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोज 46 ये क्या है दोस्तों, एक पछेती किस्म का उदाहरण है जिसकी काफ़ी अंकुरण क्षमता ठीक ठाक है, अंकुरण क्षमता ठीक है। ये हो गया। तनावेधक तथा स्टॉक बोरर के प्रति प्रतिरोधी इस किस्म की पेड़ी अच्छी मानी जाती है। अगली हमारी किस्म है BO91। यह एक मध्यावधि वाली फसल है। इसमें तने का लाल रोग नहीं लगता है, फसल सीधा रहता है और गिरता नहीं। कोज 64 गन्ने की इस किस्म में अंकुरण क्या होता है, बहुत अच्छा होता है।
गन्ने की इस किस्म में क्या होता है, अंकुरण बहुत अच्छा होता है। इसमें कल्ले अधिक संख्या में निकलते हैं, गन्ना मध्यम होता है और इस किस्म में गन्ने का लाल तना रोग, RSD और तना बेधक कीट का प्रकोप नहीं होता है। कूज 54 यह किस्म क्या है, अगेती किस्म का उदाहरण है। इसमें भी अंकुरण अच्छा माना जाता है। BO 99 यह किस्म अगेती है एक प्रकार की, शुगर का इसमें प्रतिशत बहुत कम होता है, काफ़ी होता है, कम नहीं काफ़ी होता है। CO 1158 बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस किस्म में अंकुरण अच्छा होता है, कल्ले अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, गन्ना मध्यम पतला तथा ठोस रहता, फसल गिरती नहीं और इसमें इसमट तथा लाल तना रोग नहीं लगता है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। कौन कौन से रोग इसमें नहीं लगते, इसमट तथा लाल तना रोग इसमें नहीं लगता है। सूखा के प्रति भी प्रतिरोधी को पूछा जाता है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है। गन्ने की ऐसे भी पूछा जा सकता है कि CO 1158 किसकी किस्म है, तो इसको याद रखें, गन्ने की किस्म है। 12 से 16% तक इसमें शुगर पाई जाती है। CO 62399 यह किस्म में अंकुरण ठीक ठाक होता है, कल्ले जो होते हैं अच्छे निकलते हैं। पेड़ी के लिए भी एक अच्छी किस्म का उदाहरण है। गन्ने का लाल तना रोग, फसल गिरती नहीं है और उर्वरक अधिक मात्रा में दिए जा सकते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्यों है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तराई भागों में उत्तर प्रदेश की इसकी खेती क्या होती है, करी जाती है। इसके लिहाज से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से कौन सी किस्म एक इंपॉर्टेंट है, CO 62,399 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किस्म है अपने उत्तर प्रदेश के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के तराई भागों में खेती इसकी करी जाती है। अगली हमारी किस्म है CO 1007। इस किस्म में अंकुरण अच्छा होता है, कल्ले बहुत अधिक होते हैं, मध्यावधि में पक करके तैयार हो जाते हैं, सूखा के प्रति प्रतिरोधी होती, गन्ने का लाल तना रोग नहीं लगता है। CO 975 नहीं 95 नहीं दोस्तों, 75 CO 975 इस किस्म में अंकुरण अच्छा होता है, खेती भारी चिकनी मृदा में की जाती है, सूखा के प्रति प्रतिरोधी है। इसमें गन्ने का लाल तना रोग क्या है, नहीं लगता है। इसमें गुड़ बनाने की क्षमता भी पाई जाती है। अगली हमारी किस्म है BO 54। इस किस्म में अंकुरण ठीक होता है और कुछ खास इसमें याद रखने हैं, ये जैसा कुछ है नहीं, तो बस ऐसे ही ये किस्म याद रखिए। COC 671, CO 7508 यह एक प्रकार की अगेती किस्म का उदाहरण है और इसकी खेती आंध्र प्रदेश में करी जाती है। तो CO 7508 की खेती कहाँ की जाती है, आंध्र प्रदेश में की जाती है। CO 740 यह सीधी तथा ठोस होती है, इस चीज़ के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, यह काफ़ी सीधी तथा ठोस होती है, लाल गन्ने तथा तने रोग इसमें तना रोग नहीं लगता है। COM 7125 यह महाराष्ट्र राज्य में की जाती है, इसकी खेती आमतौर पर। कोस 510 यह भी गन्ने की किस्म है जिसमें जलमग्न व शुष्कता को सहन करने की शक्ति अच्छी होती है, इसमट तथा रेड रोड से प्रमाणित है। कोस 687 सुक्रोज इसमें 15 से 18% पाया जाता है। गन्ने की अधिक चीनी प्रतिशत वाली मात्रा वाली किस्में इंपॉर्टेंट है। गन्ने की अधिक चीनी प्रतिशत की मात्रा वाली किस्में, कहने का तात्पर्य है कि गन्ने की कुछ ऐसी किस्में जिनमें चीनी की मात्रा अधिक पाई जाती है। कोस 510 को 775, कोज 64 को 1158 आदि कुछ किस्में हैं जिसमें चीनी की मात्रा अधिक पाई जाती है। सूखा के लिए ये सभी किस्में एक साथ हैं तो इनको याद रखिए। सूखा के लिए BO 997, BO 17, CO 421, CO 862, कोस 510 ये सभी क्या हैं, सूखा के प्रति प्रतिरोधी किस्में हैं जो सूखा को सहन करने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश में BO 91, कोस 770, को 1158, को 7321, को 5510, कोज 64 इत्यादि किस्में उगाते हैं। पेड़ी के लिए कोज 64, कोज 46, कोस 510, को 740, को 1148 इत्यादि किस्मों की खेती पेड़ी के लिए करते हैं। गन्ने में जो रेड रॉट होता है बीमारी एक कवक के द्वारा होती है जिसका नाम कोलेटोट्रैगम फ्लैक्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखें। गन्ने का जो रेड रॉट बीमारी जो होती है कवक के द्वारा होती है आमतौर पर, और यह कोलेटोट्रैगम फ्लैक्टम के माध्यम से होती है।
गन्ने का जो स्मट रोग है कवक के माध्यम से होता है और इसका नाम यूस्टिलोगो स्कैटामाइन के द्वारा होता है। यह इस रोग का प्रकोप अप्रैल से जुलाई तक होता है। गन्ने का जो उकटा रोग है स्पोरियम सैकरियाई के नामक कवक के माध्यम से होता है। जो गन्ने का उकटा रोग है किसके माध्यम से होता है? स्पोरियम सैकरियाई के माध्यम से होता है। गन्ने में एल्बिनो जीएसडी रोग जो होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। जो गन्ने का जो एल्बिनो रोग है और जीएसडी रोग है आमतौर पर माइकोप्लाज्मा के माध्यम से होता है। इंपॉर्टेंट है। गन्ने में रैटून स्टंटिंग रोग जो होता है वायरस जनित होता है। तो पूछा जाता है गन्ने का रैटून जो रोग होता है या फिर स्टंटिंग जो रोग है किसके माध्यम से किसके द्वारा होता है? निमेटोड के द्वारा या फिर जीवाणु के द्वारा या वायरस के द्वारा। तो यह एक प्रकार का वायरस जनित रोग है। जो गन्ने का रैटून या स्टंटिंग रोग है किसके माध्यम से फैलता है? तो यह आमतौर पर एक वायरस जनित रोग का उदाहरण है और यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गन्ने में जो एल्बिनो या फिर जीएसडी है माइकोप्लाज्मा के माध्यम से होता है। गन्ने का मोज़ेक रोग वायरस या मार्मर सैकराई के माध्यम से होता है। तो जो गन्ने का मोज़ेक रोग जो होता है वह किसी एक वायरस के द्वारा या फिर मार्मर सैकराई के माध्यम से होता है। गन्ने का लालधारी रोग एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। जो गन्ने का लालधारी रोग है वह आमतौर पर एक जीवाणु के द्वारा देखने को मिलता है हमें, जिसका नाम जैंथोमोनास रुब्रिलियंस है। जैंथोमोनास रुब्रिलियंस है। गन्ने की सबसे भयंकर बीमारियां गन्ने का घासी प्ररोह या फिर घसैला तथा गन्ने की पेड़ी स्तंभन या वृद्धि रोग है। गन्ने में सबसे खतरनाक रोग है वो कौन सा है? गन्ने की जो सबसे भयंकर बीमारियों में गन्ने का घासी प्ररोह या फिर घसैला रोग तथा गन्ने की पेड़ी स्तंभन या वृद्धि रोग है। ये इसका कह सकते हैं कि भयंकर बीमारियों में यह शामिल है। गन्ने की घासी रोग या घसैला रोग प्रकोप सर्वप्रथम महाराष्ट्र के बेलापुर के समीप गन्ने की किस्म को 419 पर देखा गया था। गन्ने की जो 419 किस्म है उसमें सबसे पहले जो घसैला रोग है आमतौर पर महाराष्ट्र के बेलापुर के समीप देखा गया था। गन्ने का जो पायरिल्ला रोग से बचने के लिए 10% BHC 25 किलोग्राम या फिर मेलाथियान 50 cc या इंडोसल्फान 35 cc को 1.25 को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर देना चाहिए। तो गन्ने के पायरिल्ला रोग से बचाने के लिए BHC का इस्तेमाल, मेलाथियान या फिर इंडोसल्फान, इनमें से आप किसी का एक का प्रयोग कर सकते हैं। गन्ने का टॉप बोरर के नियंत्रण के लिए गन्ने का जो टॉप बोरर है उससे नियंत्रण करने के लिए कार्बोप्यूरोडान या फिर 1.5 लीटर इंडोसल्फान का छिड़काव आप कर सकते हैं। गन्ने की कटाई के लिए फरवरी महीना उचित रहता है। ठीक है। फूल आने वाली जातियों में फूल आ जाता है तो कटाई योग्य हो जाती है। फसल पकने की जांच हैंड रेफ्रोमीटर के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है, फसल पकने की जांच जो करी जाती है हैंड रेफ्रेक्टोमीटर के माध्यम से करी जाती है। वृक्ष आमतौर पर 17% से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। वृक्ष क्या है? तो वृक्ष 17% से अधिक होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल 11 से 12 महीनों में पक करके तैयार हो जाती। दक्षिण भारत में फसल 18 से 24 माह में तैयार होती। गन्ना पकाने के लिए पालसीरियो नामक रसायन 4.5 किलोग्राम 1200 लीटर में पानी में मिला करके क्या करते हैं? छिड़क देते हैं। गन्ना 6 से 8 सप्ताह पहले पक जाता है। गन्ने में गुड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है। गुड़ कितना होता है? 18 से 20%, चीनी 12 से 14%, सुक्रोज 12 से 14%, सीरा 3.5% है। इसकी मात्राएं पूछी जाती हैं, खासकर सीरा बहुत इंपॉर्टेंट है और सुक्रोज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कहीं कहीं पर सुक्रोज 21% दिया हुआ है, कहीं कहीं पर 12 से 14% दिया हुआ है, तो थोड़ा कन्फ्यूज़न है। और गुड़ भी कहीं कहीं पर 11% से शुरू हुआ है और चीनी 9 से 12% कहीं कहीं पर दिया है। तो इसमें आमतौर पर थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। कहीं कहीं अलग अलग सोर्सों में अलग अलग आंकड़े दिए, पर सीरा याद रखिए आप 3.5% के आसपास पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की उपज आमतौर पर 400 से 500 कुंटल प्रति हेक्टेयर और महाराष्ट्र में 1000 से लेकर के 1200 कुंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है, क्योंकि गन्ने के लिए जो दक्षिण भारत है वहाँ की जलवायु उचित मानी जाती है। गन्ने के रस से मैल निकालने के लिए देवला, भिंडी, फालसा, मूंगफली का प्रयोग करते हैं। गन्ने के रस से मैल निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो गन्ने के रस से मैल निकालने के लिए दोस्तों इस्तेमाल फालसा, मूंगफली, भिंडी हो गई, फालसा हो गई, मूंगफली, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रस का मैल साफ करने के लिए खाने वाला सोडा का भी प्रयोग कर सकते हैं, मगर उससे क्या होता है? गुड़ की भंडारण क्षमता जो होती है खराब हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है। गन्ने के रस से मैल को निकालने के लिए आप देवला,
भिंडी, फालसा या मूंगफली का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि इसके बजाय आप खाने वाले सोडा का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप गुड़ बनाते हैं, जो गुड़ की भंडारण क्षमता होती वह क्या होगी, डैमेज हो जाएगी। तो इसीलिए आप थोड़ा ध्यान रखेंगे उसको इस्तेमाल करने से पहले। तो आज हमारा गन्ना समाप्त हो गया है, जो शुगर कैन है उसको हम सभी लोगों ने पढ़ लिया है। अब हमारा कोई अगला टॉपिक चालू होगा शीघ्र ही, और शीघ्र ही आप सभी लोगों की एक कुछ सॉयल साइंस या फिर वो जो आपका बायोटेक्नोलॉजी उससे संबंधित क्लासेस आरंभ होंगी, और समय समय पर जो ज़रूरी फसलें हैं उनसे संबंधित भी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये रोग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को इसमें भी जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो बता देता हूँ। पहली बात तो मैंने यह बताया, इन आंकड़ों को लेकर के कन्फ्यूजन है, तो सीरा याद रखिए 3.5%, ठीक है। उपज भी याद रखिए, उत्तर प्रदेश में गन्ने की उपज आमतौर पर 400 से 500 कुंटल पाई जाती है, जबकि महाराष्ट्र में 1000 के आसपास उपज रहती। तो ऐसे याद रखिए, उत्तर प्रदेश में 500 और जो महाराष्ट्र दक्षिण भारत में आमतौर पर 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ऐसा होता क्यों है, तो दक्षिण भारत की जो जलवायु है उचित मानी जाती है, ठीक ठाक रहती है, जहाँ पर उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में उपज गन्ने की अच्छी मानी जाती है। गन्ने से मैल निकालने के लिए देवला, भिंडी, फालसा, मूंगफली का इस्तेमाल किया जाता है, और रस का मैल साफ करने के लिए खाने वाला सोडा का भी प्रयोग करते हैं, मगर गुड़ की भंडारण क्षमता क्या होती है, खराब हो जाती है। गन्ने का जो वृक्ष है 17% से अधिक होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बिंदु है। उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल 11 से 12 महीनों में तैयार हो जाती है। दक्षिण भारत में फसल 18 से 24 माह में तैयार होती है। टॉप बोरर के नियंत्रण के लिए कार्बोप्यूरिडान का इस्तेमाल किया जाता है। फसल पकने की जांच के लिए हैंड रेफ्रेक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने का घासी बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। गन्ने का घासी रोग, घसेला रोग का प्रकोप सर्वप्रथम महाराष्ट्र के बेलापुर में गन्ने की कौन सी किस्म, 419 पर देखा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है। गन्ने की घासी या घसेले रोग को सर्वप्रथम दक्षिण भारत में महाराष्ट्र के बेलापुर समीप गन्ने की 419 किस्म में देखा गया था। जबकि पैरेला से बचाने के लिए या तो फिर आप BSC का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैलाथियान का या इंडोसल्फान का, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल किया जा सकता है। गन्ने में मोजैक रोग जो वायरस है, पहली बात तो यह किसके द्वारा फैलता है, एक वायरस के द्वारा होता है। अगर हम उसके नाम की बात करें, गन्ने में मोजैक रोग वायरस या फिर मार्मर सैकरियाई के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा, मार्मर सैकरियाई या फिर वायरस के माध्यम से फैलता है। गन्ने का लाल धरी रोग किसके द्वारा, इंपॉर्टेंट बिंदु, एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। आमतौर पर जो गन्ने के रोग हैं वो वायरस जनित है, किंतु जो लाल धरी रोग है वो बैक्टीरिया जनित है, जिसका नाम क्या है, तो ज़ैंथोमोनास रूब्री लिनियंस इसका नाम है। और जो गन्ने का घासी प्ररोह या घसेला रोग है, आमतौर पर गन्ने की पेड़ी स्तंभन का रोग है। गन्ने में जो स्मट रोग है कवक के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से, कवक के द्वारा फैलता है। इसका नाम क्या है, यूस्टिलोगो स्कैटिमाइन मिनिया इसका नाम है। अप्रैल से जुलाई तक यह देखने को मिलता है। जो गन्ने का उठा रोग है सिफेलोस्पोरियम सैकरियाई नामक कवक के माध्यम से फैलता है। गन्ने का जो एल्बिनो GSD रोग किसके द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा फैलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गन्ने में रैटून स्टंटिंग रोग किसके द्वारा होता है, तो वायरस जनित रोग है, ना कि बैक्टीरिया जनित रोग। ये कुछ महत्वपूर्ण किस्में, गन्ने की अधिक चीनी प्रतिशत वाली किस्में कौन सी, COS 510, CO 775, कोज 64, को 1158, ये सभी कुछ चीनी वाली किस्में हैं। जबकि सूखा के लिए BO 997, BO 17, CO 421, CO 862, COS 510 ये सूखा के प्रतिरोधी किस्में। पेड़ी के लिए कोज 64, कोज 46, कोस 510, कोस 740। इसको क्या करें, अब उल्टा कर दें। इधर आपको क्या दिखा, ये 64 है, इधर इसका उल्टा 46 है, जो कि पेड़ी के लिए उपयुक्त है। गन्ने में जो रेड राट रोग होता है वह आमतौर पर एक कवक के माध्यम से फैलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोल्टोट्राइकम फ्लैक्टम के माध्यम से फैलता है। तो ये कुछ इसके रोग थे गन्ने की फसल में लगने वाले, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रोग हैं। तो इसको आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए और तैयार कीजिए। हालांकि सभी फसलों में गन्ना काफ़ी महत्वपूर्ण है,
तो इससे संबंधित जितनी भी ज़रूरी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अगर इस फसल से संबंधित कोई भी बिंदु आता है तो उम्मीद है इससे बाहर नहीं आएंगे अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। जैसे कि CO 62,339 जो कि इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई भागों में इसकी खेती हमें देखने को मिलती है। तो ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।